विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पी चिदम्बरम इस वक्त विदेश यात्रा पर है, लेकिन इस बीच सरकार कई ऐसे कदम उठा रही है जिससे विदेशी निवेशकों का सेंटिमेंट सुधर सकता है। कल कानून मंत्रालय ने विलय और प्राइवेट इक्विटी डील में पुट और कॉल ऑप्शन को मंजूरी दे दी है। हमारे साथ इस CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी इनसे बात करते हैं इस बारे में। अनिल जी, विलय और प्राइवेट इक्विटी डील में पुट और कॉल ऑप्शन को कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, क्या फायदा होगा इससे? देखिए, ये काफी लंबे समय से डिमांड थी, खासतौर से ऐसे इन्वेस्टर्स की जो लंबे समय के लिए हिंदुस्तान की कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं। दिक्कत ये है कि हमारा जो कानून है SCRA यानी कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ये इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी तरह का कोई शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट बनाएं, उसमें पुट और कॉल ऑप्शंस रखें कि भविष्य में किसी एक नियत समय में नियत तारीख पर नियत प्राइस पर आप किसी तरह की इक्विटी की डील करेंगे। इस बात का कानून इजाजत नहीं देता और इससे होता यह कि जो कुछ भी बड़े इन्वेस्टर्स, चाहे वो विदेशी हो या घरेलू हो, प्राइवेट इक्विटी के जरिए या मर्जर्स एक्विजिशंस के जरिए किसी तरह की डील करना चाहते हैं, उन्हें ये दिक्कतें आती कि भविष्य में जब कभी भी इक्विटी लेने या देने वाला मामला हो, एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जो हैं वो या तो इक्विटी बेचने की कोशिश करें या नई इक्विटी जारी करने की कोशिश करें, तो जो पहला राइट पुट और कॉल ऑप्शन, जिसे आप एक तरीके से राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल भी कह सकते हैं, वो इन इन्वेस्टर्स के पास होना चाहिए जो इस वक्त पैसा लगा रहे हैं। वो सुविधा नहीं थी और ये डिमांड काफी लंबे समय थी। सेबी ने भी कहा कि इसे SCRA में एक अमेंड करके करना चाहिए। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कपिल सिब्बल के आते ही, वो ये होता दिख रहा है कि उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री ने इसे कानून बनाने के तौर पर इस प्रपोजल को पास किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ये प्रपोजल जाएगा और बाद में अगर इसे अप्रूव किया जाता है, एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया जाता है या अमेंडमेंट के तौर पर लिया जाता है, तो उसके बाद सेबी गाइडलाइंस लाकर इस तरह के बदलाव कर सकती है जो कि शायद इन्वेस्टमेंट और हिंदुस्तान में बढ़ाते हुए दिखे। इन्हीं सब पर और चर्चा करते हैं, डिटेल में समझते हैं क्या कुछ फायदे हो सकते हैं। हमारे साथ देश की दिग्गज जानी मानी कंसल्टेंसी फर्म डेलॉयट इंडिया के हेड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज अविनाश गुप्ता साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला सवाल यह है कि जो पुट और कॉल ऑप्शंस शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, उनकी लीगल एक सैंक्टिटी नहीं थी, एक अप्रूवल नहीं थी। लॉ मिनिस्ट्री ने जो कदम उठाया है, उन्होंने अपनी तरफ से क्लियरेंस दी है। क्या उम्मीद की जाए कि अब फाइनली एक लीगल शेप ये लेता हुआ दिखेगा और इसे एक्ट में अमेंडमेंट के तौर पर लिया जाएगा और उसके बाद सेबी अपनी तरफ से एक गाइडलाइंस इशू करेगी और ये सारे जो पुट और कॉल ऑप्शंस हैं बाद में एग्रीमेंट में शामिल हो पाएंगे? I'll answer in English if it's okay with you. Sure. I think there are two things to consider in this discussion. One is the agreements and guidelines which are adaptable for listed companies. The other is the guidelines and regulations which are for unlisted companies. So even today, SEBI is not really looking at the unlisted companies. So even today, the put and call options which are in agreements can be put into agreements even today for unlisted companies. The listed company side, obviously, this is going to be a good step, and if it really goes through and goes through quickly, it is a positive thing in terms of what can happen for listed companies. But I think despite that, there is a little bit of ambiguity as to what can be done, what cannot be done today. Some people in the market will tell you that put and calls are also okay today. We are aware of transactions where put and call options are there in the agreement, and they've also been approved by SEBI because those companies are then making open offers. But despite that, I think just the general sentiment in terms of the minister saying that this is okay, I think that itself sends a signal to the market, signal to the investors that the ministry is basically looking to take the view that put and calls will be okay in listed companies as well. Because as I said, we are already aware, I think market participants are already aware that there are put and calls already happening in listed deals as well. On the unlisted side, anyway, I think it is fine in terms of having a put and call structure in the agreements. The other angle which I think you have to consider when you're looking at listed companies and unlisted companies is the other regulator, which is also the central bank, the Reserve Bank. The Reserve Bank, in my opinion, in Deloitte's opinion, per se has no issue with the put and call. They had an issue with effectively put and call options being used to structure deals where debt was really been put in as equity. So an investor was investing into the company and saying, I have a put option on you, I can sell the shares to you in 3 years' time and you will give me a guaranteed IRR return.
The Reserve Bank had an issue with that, i.e. then it's not equity, it is debt. But they per se did not have any issue with the put and call. So I think even today put and calls are doable. They work in the unlisted scenario. In the listed scenario also they are happening. But I think the general sentiment of the minister himself coming out and saying that makes it, I think, a positive thing that people know, that investors know that, they per se will not see that as a problem, because there are people in the market who are much more cautious, who then believe that this is a problem even today. राइट मिस्टर गुप्ता, इसी पर आपसे एक ओपिनियन लेना चाहता हूं. क्या ये एक स्टेप सिर्फ इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट इंप्रूव करने के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, या फिर वाकई में काफी कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो लिस्टेड या अनलिस्टेड स्पेस में होना है, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से हो, इन क्लोजेस की वजह से कहीं न कहीं अटकता हुआ दिख रहा था, या फिर उन्हें स्ट्रक्चर्ड डील्स करनी पड़ रही थी, या हिंदुस्तान के बाहर कुछ डील्स उन्हें स्ट्रक्चर करनी पड़ रही थी? वो जो दिक्कत थी, ऑपरेशनल जो प्रॉब्लम्स थी, वो अब इससे खत्म होती हुई दिखेंगी? No, I think it is more, I think currently it is definitely about sentiment, because it is an intent statement by the minister. A lot of things will have to be done. I think in your opening remarks you talked about SEBI and the amendment of the SCRA regulatory framework there. I think to all of that to happen, a lot of things will have to happen. I think the minister has said that, the law ministry is now looking at it. I think lots of other constituents will have to look at it. The Reserve Bank will have to look at it. I think by the time this happens, and given that, there is a little bit of paralysis in terms of combined activity, this may take time to come through. But I think in terms of sentiment itself, it's fine. But what I'm saying is that even today, I think for investors keen to have a put and call structure in these documents, that's very much possible. It's very much possible in the SPA, main SPA itself. And people are even currently structuring transactions around that. But from a sentiment point of view, I think is where this comment is coming from. जी मिस्टर गुप्ता, स्ट्रक्चर डील्स की जो आपने बात की, जो आरबीआई को चिंता है, कंसर्न्स हैं, वो जायज भी हैं, क्योंकि 2008 में काफी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर डील्स के चलते कॉर्पोरेट्स और बैंक्स के बीच में प्रॉब्लम्स हुई, ग्लोबली काफी इस तरह की डील्स फेल होती हुई नजर आई. तो ऐसे में अब जब इस तरह की अप्रूवल मिल रही है, तो वो जो कंसर्न्स हैं, जो कुछ भी दिक्कतें हैं, चिंताएं हैं, उन्हें किस तरह से हैंडल किया जाएगा? No, I think there are 2 points. One is RBI's definite concern is that if equity has been invested, it should be equity. Debt should not masquerade as equity. I.e., there should be no, if an investor is making an investment, there should be no guaranteed return given effectively to the investor. If there is a guaranteed return, please treat it as debt, please treat it as ECB. But if you in your document you are saying that I have a put option on the company in which I am investing, I will get a guaranteed return in 1, 2, 3 years time, that is debt. So I think that concern is not going to go away. RBI is not going to take away that concern. The put and call structure is allowed, but I think what the RBI or any other regulator will say, then that the determination of that price should be a market linked price, or that price should be determined from market or various other mechanisms, be it discounted cash flow, and RBI has a lot of other regulations around it. The put and call structure should be there, but when you do the put and call, you should have a price discovery mechanism which is real and it is market linked. It should not be that I as an investor will get X, be it 18%, 15%, 30% return. Then the RBI is going to say that is debt, that is not equity. So I don't think that is going to change. And that structuring RBI clearly is not going to allow. And I think that's definitely right, because investors should be taking that equity risk if they're making an equity investment and wanting an equity return. मिस्टर गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालकर पूरी अपनी डीप इंसाइट यहाँ पर देने के लिए. तो सविता, एक बात साफ है, जो कुछ भी कदम लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से उठाए गए हैं, उसमें एक बड़ा जो मैसेज जा रहा है वो ये कि इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट इससे इंप्रूव होगा. जो कुछ भी निवेश को लेकर एक ऑपरेशनल दिक्कत है, प्रोसेस जो स्मूथ करने की बात है, वो लॉ मिनिस्टर करते हुए दिख रहे हैं. उम्मीद करें ये बात आगे बढ़ती हुई दिखेगी और फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल होने के बाद सेबी की तरफ से कुछ अमेंडमेंट्स आते हुए दिखेंगे. तो पुट और कॉल ऑप्शन जो एग्रीमेंट्स में आने हैं, वो अब आपको वाकई में इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे. शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए अनिल जी. उपरांत IPL हुआ दागदार, मैच फिक्सिंग के आरोप में श्री संसद में 14 गिरफ्तार. पूरा अपडेट आपको देंगे इस ब्रेक के बाद.